नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। वो 72 घंटे जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर गए और उसके बाद और उस दौरान और उसके पहले तमाम वो बातें हुई जिस पर विश्लेषण इस बात के लिए किया गया कि प्रधानमंत्री की यात्रा के मायने क्या हैं, प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद जो कुछ भी निकल के आ रहा है उसके बाद यह तय किया जाए कि भारतीय विदेश नीति की धार क्या है, क्या होनी चाहिए, और साथ ही साथ अफगानिस्तान के घटनाक्रम के बाद बदली हुई परिस्थितियों में विश्व किस ओर जा रहा है, अपने स्वार्थों के लिए, अपने हितों के लिए भारत क्या उस रफ्तार में, क्या उस तेजी में है या नहीं। बड़ा सवाल है कि क्या हम आप ये माने कि प्रधानमंत्री की यात्रा सिर्फ इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री का जो शेड्यूल था उसको हमने कोशिश की है कि हम आपको क्रमवार बताएं कि प्रधानमंत्री किस तरीके से अमेरिका पहुंचते हैं और अमेरिका पहुंचने के बाद उनका जो कार्यक्रम था, जो राजनयिक पहल उनके द्वारा उन कार्यक्रमों में की गई, उसने भारत की छवि को किस तरीके से प्रस्तुत किया पूरी दुनिया के सामने, यह भी जानना जरूरी है। अब हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचते हैं और अमेरिका पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री का जो शेड्यूल होता है, जो उनका कार्यक्रम होता है, और अमेरिका के लोग, अमेरिका में बसे भारतीय और वो इंडो अमेरिकन पर्सन्स, उनका क्या रुख रहा है भारत की तरफ और भारत के प्रति, ये भी देख लेना जरूरी है। और साथ ही साथ उन वैश्विक नेताओं के साथ उनकी मुलाकात और उधर से मिले जवाब और उनके वायदे भारत को किस संदर्भ और प्रसंग में रखते हैं, ये भी देखना बहुत जरूरी है। इन 6 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री जब अमेरिका पहुंचते हैं, बिल्कुल सादगी के साथ वो एयरपोर्ट पर उतरते हैं अपने प्लेन से, विशेष जहाज से वो गए हुए थे, विशेष प्लेन था उनका, और वहां पर उतरने के बाद उनका स्वागत किया गया। और जिस सादगी के साथ वो छाता लेकर के अमेरिका के भूमि पर उतरे, उसके बाद से प्रधानमंत्री ने यह दिखाने की कोशिश की कि भारतीय नेता और उसके राजनयिक जो भी पहलू हैं, जो भी उसकी सोच है, जो उसका दृष्टिकोण है, वो अब मूलतः वो भारतीय ही है, जिसमें कहीं नकल नहीं है, जिसमें उसकी सादगी दिखनी चाहिए। क्योंकि यह माना जाता है कि राजनयिक पक्ष में जब हम कुछ प्रदर्शित करते हैं तो उसमें अपना कुछ होना चाहिए, जिसके कारण पूरी दुनिया में आपकी एक अलग पहचान बने। परंपरा और आधुनिकता के जिस समावेश के साथ भारत की छवि पूरी दुनिया में बदलते हुए परिवेश में प्रस्तुत की जा रही है, प्रस्तुत हो रही है, उसका दिग्दर्शन उसके राजनेता या राजनयिक व्यक्तियों के पहुंचने और उनके बिहेवियर से साफ झलकती है। और प्रधानमंत्री ने इसीलिए कथनी और करनी में कोई अंतर ना हो, इसलिए बिना किसी कारण से या बिना किसी मतलब से वो सारी बातों को फॉलो नहीं कर सके जो कराया जाता है इस डिग्निटरीज के पोजीशन में आने के बाद और उनसे मुलाकात करने के दौरान। वो सारी औपचारिकताओं को उन्होंने छोड़ा और इसलिए अपने छाते को स्वयं पकड़ करके वो अमेरिकी जहाज से, भारतीय जहाज से उतरते हैं और अमेरिका की धरती पर पहुंचते हैं और वहां पर उनका भव्य स्वागत होता है। और प्रधानमंत्री जब अमेरिका की धरती पर पहुंचे तब भारत की ताकत का एहसास कराने का पहला वो मंच भी उन्हें मिला। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कोविड सम्मेलन में भारत की छवि को प्रस्तुत करने की कोशिश की। और वो छवि ये थी कि जिस भारत के बारे में यह सोचा जाता था कि वो विकासशील देश है, वो गरीब देश से कुछ ही पायदान ऊपर है
और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में भारत बिना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आगे बढ़ ही नहीं सकता, कम से कम उस स्थिति में जब किसी महामारी का सामना करना पड़ा हो। और यह देश की ताकत देखिए, मैं फिर कहता हूं, यह देश की ताकत है और देश के लोगों का जज्बा है कि जिस तरीके साथ एक दूसरे का सहयोग करने के लिए जो प्रेरणा इस देश के 135 करोड़ लोगों ने दी, उसी प्रेरणा का और उसी कॉन्फिडेंस को प्रधानमंत्री ने कोविड सम्मेलन में प्रस्तुत करने की कोशिश की। और प्रधानमंत्री ये बार बार कहते हैं कि जो कुछ भी वो कर सकते हैं उसकी ताकत सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ की वो आवाम, वो जनता, वो नागरिक जो अपने दायित्व को समझते हैं और विपरीत परिस्थितियों में उसी तरह चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं जैसे हिमालय खड़ा होता है। बड़ा सवाल है कि अगर इस पर भी कोई सवाल ये उठाए कि भारतीय विदेश नीति को दूसरे की नीतियों को देख करके अपने आप को रोके रखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तो शायद वो एक पक्ष देख रहा है। और ये पहला राजनयिक प्रयास था, ये पहली राजनयिक मुहिम थी, जिसे आप कह सकते हैं डिप्लोमैटिक स्टेप था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की कि कोरोना से रिलेटेड वैक्सीन और वैक्सीन के आगे जाकर के वैक्सीनेशन तक जो पहल भारत ने की, न सिर्फ पूरी दुनिया उस रास्ते पर आगे बढ़ रही है, बल्कि बिना भारत के सहयोग के वो कोई भी पहल आगे बढ़ ही नहीं सकती जो इस कोरोना महामारी को हरा सके। और उसको हराने में जो जज्बात और जो ताकत भारत के नागरिकों ने दिखाया है, उसको प्रस्तुत किया है, उसको पेश किया है प्रधानमंत्री ने। तो बड़ा सवाल है कि भारत की ताकत और भारत की प्रस्तुति को, भारत के नागरिकों के प्रयास को अगर हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री, कोई नेता, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे पक्ष को हो, अगर विदेश में जाकर प्रस्तुत करता है और उससे हमारी छवि एक अटल राष्ट्र की बनती है, तो निश्चित रूप से राजनयिक दायरे में उस पक्ष का या उस बात का या उस प्रस्तुति का अपना एक महत्व होता है। और इसके बाद जिस संदर्भ में बहुत सारे विशेषज्ञ सोशल मीडिया से लेकर के टीवी चैनलों पर बाढ़ सी आ गई है कि वो एक पक्ष देखते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री का इस बार का विदेश दौरा कुछ अलग था, ट्रंप के पहले कुछ बात अलग थी और शायद भारत कहीं उलझ के रह गया है, दो रास्ते पर वो देख रहा है, दो राहें पर वो खड़ा हुआ है। जब पूरी दुनिया अफगानिस्तान को लेकर के सिर्फ अपना हित देख रही है, तब भारत कुछ और ही प्रस्तुत कर रहा है। बड़ा सवाल है कि बिना किसी ताकत के भारत अगर कट्टरता का विरोध कर रहा है, तो क्या वो विश्लेषक बता सकते हैं कि भारत अपनी ताकत का एहसास कर रहा है या नहीं? जिस अमेरिका ने पूरे वैश्विक आतंकवाद के संदर्भ में पूरी दुनिया का सहयोग लेकर के 2000 के दशक से लेकर के 2021 अगस्त तक, आप कह सकते हैं सितंबर तक, पूरी दुनिया के साथ सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को खत्म करने के लिए सहयोग मांगा, उसी आतंकवाद पर उस स्थिति में भारत ने प्रहार करने का निश्चय किया है जब पूरी दुनिया तालिबान जैसे कट्टरपंथी, घोर पैन इस्लामिक, जिसको आप कह सकते हैं फंडामेंटलिज्म की प्रतिमूर्ति है, वो उनके साथ जब उनका व्यवहार बराबरी का, समानता का हो रहा है, तब भारत ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये सभी पूरी दुनिया के लिए उतने ही घातक थे जितना आज के 21 साल पहले। और उस समय तो एक लादेन था, आज 7 लादेन अफगानिस्तान पे शासन कर रहे हैं, और वो भी पाकिस्तान और चीन जैसे मक्कार देश के सहयोग से। और उन परिस्थितियों में उसके ही बगल में रहने वाला भारत अगर चट्टान की तरह एक साथ खड़ा होकर के ये बोलता है कि हमारे इस मुहिम में कट्टरता का विरोध करना ही होगा, क्योंकि अमेरिका सिर्फ अपने दृष्टिकोण से आतंकवाद और कट्टरता का पैमाना तय नहीं कर सकता। सवाल यही है कि अगर देश का प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर के किसी बड़े मंच से यह बात करता है, तो क्या उसकी ताकत है या उसकी व्यवहारिकता है
या सिद्धांत और व्यवहार के मेल के बाद जो वर्तमान भारत की वस्तुस्थिति है उसको पेश करने का उसका तरीका है। इसका निर्णय आप स्वयं करिए। कुछ विशेषज्ञ ऐसे कहते हैं कि कमला हैरिस ने बड़ी नसीहत दी, जो बाइडेन उस तरह से नहीं मिले। बड़ा सवाल है कि डिप्लोमैटिक मिशन में हर एक देश की अपने समय की अपने जरूरतों के हिसाब से दूसरे देश के राजनयिक या उसके राजनेता से व्यवहार किया जाता है, और उन व्यवहार में उस व्यवहार की कसौटी पर अगर भारत अमेरिका के संदर्भों को और उसके संबंधों को देखा जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि जो अमेरिका आज चीन से संघर्षरत है उन तमाम व्यापारिक और आर्थिक मुद्दों पर, क्या बिना भारत के सहयोग से वो एशिया में वो ताकत दिखा पाएगा जिस ताकत का दिग्दर्शन वो हमेशा करता रहा है और कराता रहा है? और उन परिस्थितियों में जब हमारे हितों की बात आती है तब हमने आज के 1 साल पहले या आप कह दें अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के पहले भी अमेरिका के साथ कूटनीतिक, राजनयिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे थे, आज भी हम वो आगे बढ़ रहे हैं। वो इसलिए कि ये अमेरिका की भी जरूरत है और भारत की जरूरत है। और अगर इस बात को अमेरिका कहीं भूल करके बदली हुई परिस्थितियों में डेविएट हो रहा है और भारत उसको रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा है, तो आप ही बताइए क्या ये भारत की ताकत है या नहीं? विश्लेषण के लिए, बोलने के लिए हम कोई भी बात रख सकते हैं, लेकिन अगर कमला हैरिस एक तरफ अगर लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्धता दोहराने, जताने की बात करती हैं, तो दूसरी तरफ एक देश के उपराष्ट्रपति पाकिस्तान को यह नसीहत देता है, न सिर्फ नसीहत देता है बल्कि चिंता व्यक्त करती है और साथ ही साथ उसे वार्न भी करती है कि सुधर जाइए, क्योंकि जिस आतंकवाद के रास्ते पर आप बढ़ रहे हैं वो पूरे विश्व के लिए खतरा है। और अगर भारत के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में किसी देश के उपराष्ट्रपति जो भारतीय मूल से कहीं ना कहीं उसका संबंध रहा हो, अगर यह बात बोलती है और उसका एक संदेश पूरी दुनिया के सामने जाता है, तो सवाल तो यही है कि क्या ये राजनयिक मुहिम और या क्या ये व्यवहारिक और आक्रामकता से ओतप्रोत एक सफल मुहिम है या नहीं? इसका निर्णय आप स्वयं लें। बड़ा सवाल है कि यह बताया जाता है कि जो बाइडेन जब इस बार प्रधानमंत्री से मिले तो मुलाकात के बाद वो गेट तक छोड़ने भी नहीं आए। कौन देखता है और किस नजरिए से देखता है और किस नजरिए से किसी राजनयिक मुहिम को, किसी राजनयिक प्रयास को जिसके अपने पैमाने होते हैं, उसका उस दृष्टिकोण वो अपने नजरिए से करता है या उसको अपने नजरिए से पेश करता है। बड़ा सवाल है कि राजनयिक मुहिम में क्या अपना दृष्टिकोण होता है या देश के हित का व्यापक दृष्टिकोण होता है। एक बार को हम मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की अपनी एक केमिस्ट्री थी, उनके बातचीत का अपना एक तरीका था और कम से कम वैश्विक आतंकवाद के संदर्भ में दोनों का अपना दृष्टिकोण हुआ करता था। लेकिन ऐसा बताया गया, ऐसा माना जाने लगा, ऐसा प्रस्तुत किया जाने लगा कि जो बाइडेन के आते ही अमेरिका बदल जाएगा। शायद राजनयिक मान्यताओं के या वैश्विक नीति को कम समझने वाले या जानबूझ करके विरोध करने वाले ही ऐसा दृष्टिकोण रख सकते हैं, क्योंकि एक बात वो नहीं जानते कि लोकतंत्र की अगर दो धुरी पूरे विश्व में है तो एक अगर अमेरिका अपने को मानता है तो दूसरा भारत है। वो सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है और हम सबसे संपन्न और सबसे अधिक आबादी वाले वो उस लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं और उस लोकतांत्रिक देश के निवासियों के जो भावनाएं हैं उसकी प्रस्तुति प्रधानमंत्री अगर करता है तो ये अमेरिका को स्वीकार करना पड़ेगा। और शायद यही कारण था कि भारत के प्रधानमंत्री ने यूएन के मंच से यह कहा कि यूएन को सुधार करना होगा, अन्यथा यूएन की अपनी प्रासंगिकता पर ही सवाल उठेंगे जो कि उठते रहे हैं। और अगर इन परिस्थितियों में भारत का प्रधानमंत्री विदेश में जाकर के उस अफगान नीति पर अपनी बात रखता है जिस अफगान नीति के बारे में न तो चीन बोल पा रहा है, न अमेरिका बोल पा रहा है, न फ्रांस बोल पा रहा है, न जर्मनी बोल पा रहा है और यहां तक कि जापान भी नहीं बोल पा रहा है जो भारत का दोस्त, और वो सबसे बड़ी बात वो रूस भी नहीं
बोल पा रहा है जो 50 साल से अधिक के समय तक हमारा दोस्त रहा है और कम से कम कट्टरता के किसी मुद्दे पर उसने जो स्टेप्स आज तक उठाए हैं वैसे कदम पूरी दुनिया में कोई नहीं उठाया। और इन सारे देश के लोगों ने, इन सारे देश के राजनयिकों ने और राष्ट्राध्यक्षों ने इसी तालिबान को लेकर के गुड और बैड तालिबान में जिस बाइफर्केशन के तहत अपनी बात को, अपने पक्ष को रखने की कोशिश की है, वही भारत आज ये बता रहा है कि तालिबान की सोच पूरे क्षेत्र में, पूरे अफगानिस्तान में कट्टरता के उस दौर के साथ पूरे अफगानियों सहित पूरे दक्षिण एशिया को जोड़ देने की है, जहां वो लड़ाई शुरू होगी जो लड़ाई 2001 में अमेरिका ने शुरू की थी। और अगर अपने किसी रणनीतिक सहयोगी को यह याद दिलाया जाए कि तुम वही भूल कर रहे हो जो 1980 के दशक में जब लड़ाई दो ध्रुवों की थी, जब सोवियत यूएसएसआर और अमेरिका के बीच जो लड़ाई हुआ करती थी, अगर वही लड़ाई, वही अहंकार अगर अमेरिका और रूस के बीच रहे और तालिबान को मान्यता देने की होड़ सी लगी रही, तो यकीन मानिए कट्टरता का वो दौर पूरी दुनिया में, खास करके एशिया में शुरू हो जाएगा, जिसका अंत और जिसका निराकरण पूरी दुनिया नहीं कर पाएगी। और उस स्थिति में वैश्विक अशांति का जो दौर शुरू होगा, फिर उसे खत्म करेगा और शांति कैसे कायम होगी। और अगर यह संदेश अमेरिका सहित यूनाइटेड नेशंस में भारत का प्रधानमंत्री देता है, तो अब आप निर्णय करिए, क्या यह हमारी विदेश नीति की वो धार नहीं है जिसकी अपेक्षा हमें 6 दशकों से अधिक समय तक रही है। और इन्हीं संदर्भों में जब चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों से पीछे नहीं हो रहा है, अपनी उग्र अर्थवाद की नीतियों से पीछे नहीं हो रहा है, उन्हीं परिस्थितियों में चीन को उसकी औकात बताने और उसके दायरे और सीमा में स्थापित करने के लिए भारत की जो रणनीति है वो क्वाड के माध्यम से 4 देशों में, जिसमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, उनके राजनयिकों से, उनके प्रमुखों से मुलाकात करने के बाद भारत बहुत ही संयत तरीके से किसी भी अनधिकृत गतिविधि को रोकने की पहल के लिए अगर प्रस्तुत होता है, अगर प्रयास करता है, तो अब आप तय करिए कि क्या यह भारत उन अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अगवा करने की ताकत रखता है जिस पर भारत कभी सुनने के लिए मजबूर हुआ करता है। अब आप तय करिए कि क्या भारत की यह पिछलग्गू विदेश नीति है या भारत की विदेश नीति को एक धार मिली हुई है। और इन्हीं संदर्भों में जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, जो फेल्ड स्टेट का प्रधानमंत्री कहा जाता है, जो आतंक की धुरी है और जिसको जवाब भारत की एक जूनियर आईएफएस अधिकारी ने दिया, आप कल्पना कीजिए, और जिसकी चर्चा भारत सहित पूरी दुनिया में जिसकी गूंज हुई, वो औकात और वो दायरा हमने पाकिस्तान का बनाया है कि पाकिस्तान को जवाब हमारे सेक्रेटरी रैंक की एक अधिकारी देती है और उसकी गूंज पूरी दुनिया में होती है और उसका जिक्र प्रधानमंत्री अपने संबोधन में करते तक भी नहीं, और पूरी दुनिया को संदेश देते हैं। और वो संदेश भारत की उपलब्धियों का है, ये कहते हुए कि भारत को अभी बहुत कुछ करना शेष है। क्या बहुत ही साफगोई के साथ इस स्वीकारोक्ति के पीछे भारत के प्रधानमंत्री की मंशा कहीं से भी अपने देश की गृह नीति को बाहर पेश करने की है, जैसा कि कुछ विश्लेषक कहते हैं। इन्हीं सवालों के संदर्भ में अब आप तय करिए कि यह नजरिया व्यक्तिगत तौर पर किसी नीति से हो सकती है, किसी पार्टी की सोच के विरोध में हो सकती है, लेकिन एक प्रधानमंत्री के तौर पर देश के हित के जहां तक बात होती है, वहां पर वर्तमान वैश्विक संदर्भों में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस पहल के साथ हर एक राजनेता और हर एक राजनीतिक मंच का, हर एक वैश्विक मंच का इस्तेमाल भारत के लिए किया, उसका फायदा भारत को मिलेगा ही मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो हो सकता है ये आपकी सोच हो सकती है, और अगर मिलेगा तो मेरी हो सकती है, लेकिन आप सहमत या असहमत हों, लेकिन इतना जरूर है कि एक बार इन बातों पर विचार करिएगा और विचार करने के बाद उस जनमत के महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचिएगा कि
जिसमें हम हर भारतीय अपने आप से और सामूहिक रूप से जब भी इकट्ठा हो तो ये कह सकें कि हमें गर्व है अपने प्रयासों पर, अपनी सफलताओं पर, लेकिन हमारी कोशिश है और हमारी निगाह वहां लगी हुई है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे को अभी भी हमें साकार करना है, हमें पूरा करना है। इसलिए मेहनत के साथ आगे बढ़ना है उन तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए। और शायद प्रधानमंत्री ने यही संदेश पूरी दुनिया को देने की कोशिश की है। और इसी संदेश के साथ जब वो अपने देश लौटते हैं तो उनकी पार्टी के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया और इस पर भी राजनीति की अपनी बौछार हुई, उसकी अपनी प्रतिक्रिया हुई। ये राजनीति तो चलती रहेगी क्योंकि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष का होना जरूरी है, लेकिन किसी मुद्दे का विश्लेषण और उसका दृष्टिकोण अगर एक पक्षी होता है तो उसे बहुपक्ष के साथ जोड़ने की कोशिश भी एक पत्रकार और एक नागरिक और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने भी किया है। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।